पता नहीं आज लाइव क्लास में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वीडियो क्वालिटी देखते हैं सही आ नहीं रहा है। ठीक है, जो वीडियो होता है ना वो रुक रुक कर आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं है, क्लास तो होगा, हम रिकॉर्ड कर देते हैं इस क्लास को। ठीक है, और इसको हम अपलोड कर देंगे, तुम लोग देख लेना है। ठीक है, तो लाइव इसलिए हम नहीं आ पाए आज, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो हम यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट करना था वो था तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। टोटल एलिमेंट्स के बारे में जो है ना इसी चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखो सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, लाइव रहते तो ज़्यादा मज़ा आता है, आंसर तुम लोग से पूछते हैं, बट क्या करें कुछ रखता प्रॉब्लम है इसलिए लाइव नहीं हो पा रहा है क्लास आज। तो फिर भी चलो जैसा है आज मैनेज करते हैं इसको। तो देखो जैसे इस चैप्टर्स में हम लोग को एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है ना, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है टोटली, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड, है ना, बहुत सारा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस देखते जाते हैं, जहाँ जहाँ पर हमको लगेगा कि उसको बताना चाहिए वहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। देखो जो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज प्रपोज्ड बाय, है ना, हिंदी में इसको क्या कह रहे हैं हम लोग कि अष्टक के नियम की व्याख्या किसने की थी। तो देखो इसको याद रख लेना, ये तो याद रखने का चीज़ है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। तो ठीक है, ऑक्टेट का जो नियम है ना वो दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है, तो इस नाम को याद रख लेना, है ना, इसमें कोई याद रखने का ही है, ये कुछ ट्रिक है नहीं इसमें जो तुमको बताएं हम। चलो ये तो बेसिक था। देखो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक, है ना, द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीफ वाज। ठीक है, तो मेंडलीफ देखो पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया था ना, तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो मेंडलीफ के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बनाया गया था वो क्या किए थे, एक्चुअल में वो एलिमेंट्स को जो अरेंज किए थे ना वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं किए थे, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किए थे। ठीक है, मास के बेसिस पर। और उसके बाद जब उसको हटा के नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, अरेंज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ कह रहा है द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीफ। तो मेंडलीफ किस नियम के आधार पर किए थे, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो याद रखना मेंडलीफ के द्वारा जो दिया गया था एटॉमिक नंबर के आधार पे दिया गया था, है ना। मेंडलीफ द्वारा तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, तो उसका था परमाणु द्रव्यमान, ध्यान याद रहेगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किया गया था। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों का गुण किसके आवर्त फलन होता है। तो जैसे अभी बताएं आधुनिक आवर्ती नियम जो था वो एटॉमिक नंबर के आधार पे किया गया था, है ना, एटॉमिक नंबर के आधार पर यानी परमाणु संख्या। तो इसका आंसर वही हो जाएगा परमाणु संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, परमाणु संख्या। तो मेंडलीफ अगर आता है मेंडलीफ के द्वारा तो याद रखना परमाणु द्रव्यमान, और आवर्त अगर आधुनिक पूछता है तो परमाणु संख्या। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म इसके आवर्ती फलन है। ठीक है, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म इसके आवर्ती फलन है। परमाणु द्रव्यमान, तत्व, है ना, व्यवहार, इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु संख्या। देखो इंग्लिश में कहते हैं इस क्वेश्चन को क्या हम लोग, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स। किस पर डिपेंड करता है, तो आज जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें क्या बताया गया है कि ये एटॉमिक नंबर पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हम लोग वही देखेंगे, है ना, एटॉमिक नंबर। क्या देंगे ऑप्शन, एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु संख्या, बहुत आसान है ये सब। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या उच्चतम, एक ब्लैंक छोड़ा गया है, से मेल खाती है। ठीक है, किससे मेल खाती है, क्या कह रहा है हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग। देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द पीरियडिक, है ना, पीरियड्स नंबर क्रॉसपॉन्ड टू द हाईएस्ट। ठीक है, क्रॉसपॉन्ड टू द हाईएस्ट। तो पीरियड का जो नंबर है ना, देखो आवर्त सारणी में याद रखना कि टोटल जो होता है 18, ठीक 18 क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है। ठीक है, 18 जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ग्रुप, और 7 जो होता है वो वर्टिकल कॉलम होता है जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो पीरियड टोटल कितना होता है, 7, 1 से लेकर के 7 तक। और ये 7 जो पीरियड है वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा क्वांटम नंबर, ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है दूसरे चैप्टर का है, बट याद रखना पीरियड्स के बारे में जो बताता है ना कि पहला पीरियड में है या सेकंड में या थर्ड में है ना, वो बताता है हमारा पहला क्वांटम नंबर जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो आंसर क्या दोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब बताएंगे वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ध्यान में रखना, ये यहाँ देना नहीं था, वहां पे देना था इसको, बट यहाँ दे दिया है तो रहने दो। क्या हो जाएगा? तो प्रमुख क्वांटम संख्या हो जाएगा, ठीक। देखो उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? अभी बताएं, ठीक है। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है ना? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको कि द टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियडिक टेबल इज, तो टोटल पीरियड कितना होता है? 7, ठीक है। एकदम फटाक से आंसर मारना है इसमें, तो क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितना है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश में भी देख लो इसको, क्या कह रहा है इंग्लिश में कि द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज, तो 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है, तो आंसर इज 18, है ना आसान? चलो 7 नंबर हो गया। बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये तो हो गया 18। 8वां नंबर कैसा क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व कहलाते हैं। तो देखो आवर्त सारणी 17 जो है, 17 के अंतर्गत कौन कौन आता है? 17 के अंतर्गत आता है तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब ग्रुप, ये 17 नंबर में है। तो 17 का जितना भी एलिमेंट होता है ना, इसको हम लोग हैलोजन वर्ग कहते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा हैलोजन है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व कहलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हैलोजन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या दोगे? हैलोजन, ओके। चलो नेक्स्ट है क्षार धातु। अच्छा इंग्लिश में भी देख लेना है ना, इंग्लिश में भी देख लो। इंग्लिश में क्या रखा है? द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 ऑफ द पीरियडिक टेबल्स आर कॉल्ड, तो एलिमेंट्स ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एल्कली मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल? देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये दोनों का भी एक नाम है, ठीक है। ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 को कहते हैं हम लोग एल्कली मेटल, इसको कहते हैं एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स है उसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहां पूछा गया क्या? देखो यहां पूछा जा रहा है कि अल्कली मेटल जो है वो कौन से ग्रुप का है? तो एल्कली मेटल किसको कहते हैं? ग्रुप 1 को कहते हैं, भूलना नहीं है इसको, हाँ। उसी तरह से नेक्स्ट देखो, अगला है कि विच पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल्स कंटेन द नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। ये सब जो हीलियम, नियॉन, आर्गन जो अक्रिय गैस है वो कौन से वर्ग में है? तो सबको पता है ये, है ना, वर्ग 18, ठीक है। तो वर्ग 18, अच्छा 18 नहीं, वर्ग नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पीरियड पूछा गया। तो कौन से पीरियड में है? तो देखो हीलियम, नियॉन और आर्गन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हीलियम कौन से पीरियड में है, ये किस में है और ये किस में है? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2। नियॉन का होता है 10, 1s2, 2s2, 2p6, बस समझे। तो ये पहला ग्रुप पीरियड में है, ये किस में है? सेकंड पीरियड में है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो इसके नीचे है वो थर्ड में होगा। तो एक पहला में है, एक दूसरा में है, एक तीसरा में है। तीनों क्या है? अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग पीरियड में पाया जाता है। तो 1, 2 और 3 पर है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया, ऑल ऑफ दिस भी दिया। तो हम लोग क्या मारेंगे? हम लोग ऑल ऑफ दिस मारेंगे, बात समझे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो इंग्लिश में कहते हैं कि आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसे रसायनों को, है ना, समाहित करता है? तो ये वर्ग 1 में कौन है? ये हीलियम हो गया वर्ग 1 में, ये वर्ग आवर्त 1 में, ये आवर्त 2 में और ये आवर्त 3 में। तो आंसर हम लोग क्या देंगे? डी दे देंगे कि इनमें सभी, ठीक है। एक वर्ग, एक आवर्त 1 में है, एक 2 में है और एक 3 में है, समझ गए। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। तो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सभी आवर्त में क्षारीय धातु डैश गुण को प्रदर्शित करेंगे, ठीक। इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्कली मेटल इन ईच पीरियड्स हैव, एल्कली मेटल इन ईच पीरियड्स हैव। अब ऑप्शन क्या दिया है? स्मॉलेस्ट रेडियस यानी छोटा, अच्छा हिंदी बता देंगे, उसका लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, प्रथम आयनन ऊर्जा बहुत कम होगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होगा। तो देखो ये धातु है, एल्कली मेटल है, सबसे पहला ध्यान में रखना। और मेटल कहते हैं ऐसे तत्व को जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्षमता रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आयनन ऊर्जा का जो मान होता है ना, आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग आंसर क्या देंगे? लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इसका बहुत कम होता है।
ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्षमता रखता है ये। ठीक है, तो हिंदी में भी वही कहेंगे हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूनतम, है ना, न्यूनतम आयनाइजेशन एनर्जी। और कैसा आयनाइजेशन, प्रथम आयनन ऊर्जा, यानी पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्षमता बहुत आसानी से होता है इसका, आराम से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है ये। ठीक है, तो क्लियर है 11 नंबर। चलो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन हुआ, ग्रुप 2 का एलिमेंट्स, बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियड, अभी बताएं, है ना, कौन से होगा, ग्रुप 2। तो एल्कली अर्थ मेटल किस में होगा, वर्ग 2 में पाया जाता है ये। ठीक, बहुत आसान है ये भी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल, इसमें से कौन सा अल्कली धातु है। तो अल्कली धातु कौन सा हो गया, वर्ग 1 का, है ना, अल्कली धातु कौन हो गया, वर्ग 1 का। तो वर्ग 1 का तत्व कौन है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब धातु है। हाइड्रोजन के नीचे क्या है, लिथियम, फिर सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो पूछा गया यही कि एल्कली धातु कौन सा है इसमें से। तो देखो ऑप्शन में ये सब में से क्या चीज़ दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देखो क्या है, सोडियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, बेरिलियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है। तो कौन है, सोडियम है। तो आंसर हम लोग मारेंगे सोडियम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो गया सोडियम, 13 नंबर का सोडियम। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय पृथ्वी धातु है, अल्कली अर्थ मेटल कौन सा है। तो अल्कली अर्थ मेटल कौन हुआ, ग्रुप 2 का एलिमेंट्स, ग्रुप 2 का एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ, सोडियम, ये तो है नहीं। सोडियम के बाद कौन है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होता है, जस्ट सोडियम के बगल में है, तो ये वर्ग 1 में है, ये वर्ग 2 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हम लोग मैग्नीशियम दे देंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये भी। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, ये भी आसान है क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलो ये तो हो गया हम लोग का, ये वाला तो हो गया मैग्नीशियम। अब यहाँ कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर वही क्वेश्चन है, इसमें से अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक है सोडियम, पता है हम लोग को कौन सा, वर्ग 1 में, सोडियम 1 में, पोटेशियम 1 में, रुबेडियम 1 में। तो यहाँ देखो ऑप्शन देखो, सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, रुबेडियम दिया हुआ है, सब का सब 1 में है। तो बचा कौन, बेरिलियम। तो आराम से आंसर मारोगे Ba, बाकी सब 1 का है, तो 2 का कौन होगा, ये ना होगा Ba। तो बेरिलियम 15 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज, एफ ब्लॉक के तत्वों का विन्यास इसमें से कौन सा है। समझिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ, एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखो याद रखना, एस ब्लॉक किसको कहते हैं, ऐसा तत्व जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करेगा वो एस ब्लॉक कहलाएगा। अगर पी में प्रवेश किया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, एफ में गया तो एफ ब्लॉक। तो यहां पर पूछा गया है क्या, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक कौन सा होगा, देखो ध्यान से ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है देखो, NS2 NP, पी तक ही लास्ट है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो N-2 F1 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2, तो यहाँ पर F तो दिख रहा है। ठीक, इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, लास्ट D है और S है, तो ये तो होगा नहीं। तो F ब्लॉक कौन सा होगा, तो साफ साफ तो नजर आ ही रहा है नहीं कि B नंबर। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, क्योंकि B F इसी में तो आया ही है, बाकी किसी में तो F आया ही नहीं है। समझ गए, तो इस तरह से बताएंगे F ब्लॉक के तत्व कौन है, ये वाला है। क्लियर। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो ये तो आंसर हो गया हम लोग का। कह रहा है कैलोजेंस, कैलोजेंस आर द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप। कैलोजन कौन से ग्रुप को कहा जाता है, कैलोजेंस आर द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप 2, ग्रुप 12, ग्रुप 16 की ग्रुप 18। देखो ये चीज याद रखना, ग्रुप 2 जो है ना, ग्रुप 2 जो है एलिमेंट्स, ग्रुप 2 को हम लोग को पता है अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप 18 जो है इसको नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। ग्रुप 12 जो है, ग्रुप 12 में आता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक जिसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो बचा कौन, बचा एक यहाँ 16 है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है,
कैलोजेंस, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कभी भी अगर समझो, कभी भी अगर लग रहा है ना कि आंसर क्या है उसको नहीं पता है, तो अगर वो आंसर नहीं हो रहा है तो पहले छांटने का कोशिश करो आंसर को, कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता उसको हटा देंगे ना हम लोग को, अपने आप आंसर मिल जाएगा कि ये वाला फिर बचा है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं होगा तो कभी नेगेटिव को लेकर के आंसर सॉल्व करने का कोशिश कर देना, बट छूटेगा नहीं कभी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉयड, ठीक है। इनमें से कौन सा मेटलॉयड नहीं है। मेटलॉयड समझे, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है। कौन सा उपधातु नहीं है, देखो क्या धातु, अधातु, उपधातु यही होता है ना, और एक अक्रिय गैस। तो इसमें पूछा कौन सा उपधातु नहीं है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ देखो, हम इंग्लिश वाला नाम निकालते हैं इसमें। ऑप्शन दिया है जर्मेनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और टेलोरियम। तो एकदम आंख बंद करके क्या मारेंगे हम लोग, एल्युमिनियम, क्योंकि पता है एल्युमिनियम जो है एक धातु होता है। तो जब ये धातु है तो अधातु कैसे, उपधातु कैसे होगा, तो आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। बाकी सब का सब तीनों क्या है, तीनों का तीनों मेटलॉयड है, तीनों का तीनों मेटलॉयड है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन इसमें से कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखो, अभी जो रूल बताए थे उसी से फॉलो करना है। यहाँ पे देखो NSNP, पी ब्लॉक का है, साफ साफ दिख रहा है, नहीं है। यहाँ पे देखो F आ गया, D आ गया, F ब्लॉक का है, ये भी नहीं होगा। डी ब्लॉक पूछा है, यहाँ देखो D और S है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें ऑब्वियसली D में जाएगा। तो D वाला ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन C, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और समझे, तो आराम से इसका आंसर दे सकते हो। देखो उसी तरह से 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर कह रहा है कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज, पी ब्लॉक कौन सा है ना, पी ब्लॉक का कौन सा है। तो पी ब्लॉक का कौन सा है देखो यहाँ पे, तो देखो ये वाला पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, नन ऑफ दिस। तो पी ब्लॉक तो दिख गया है ना, ए सीधा सा है एकदम, बहुत आसान है ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ढूंढना, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट से ये कौन सा एस ब्लॉक है, और ये कौन सा गया, डी आ गया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट से ये। चलो ये हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा गया क्या कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें से एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, हिंदी में भी देख लो, ऐसे रहेगा क्वेश्चन ना। एस ब्लॉक वाला कौन सा नंबर क्वेश्चन बना रहे थे अभी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं, कौन सा 21। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस ब्लॉक तत्व का सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, एस ब्लॉक का। ये कौन सा है, ये पी ब्लॉक। ये कौन सा है, एस ब्लॉक, मिल गया आंसर। ये कौन सा है, तो डी ब्लॉक है। तो आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। फटाफट ये सब क्वेश्चन एकदम फटाफट बनेगा, ये सब कुछ नहीं है सब क्वेश्चन में। देखो उसके बाद देखो क्या दे रहा है आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग 13 है ना, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व क्या होगा, पी ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक की, इनमें से कोई नहीं। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं एक चीज कि वर्ग जो है ना, वर्ग जो है 1 और 2, वर्ग 1 और 2 जो होता है ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक। उसी तरह से वर्ग 3 से लेके 12 तक जो है ये कौन सा ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है। इसी में जो वर्ग 3 है इसमें एफ ब्लॉक भी चला आता है, एफ ब्लॉक भी वर्ग 3 में है। और उसके बाद 13 से लेकर के 18 तक जो होता है वो कौन सा होता है, पी ब्लॉक होता है। आसानी में मालूम है हम लोग को कि 1 और 2 जो है एस ब्लॉक है, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक है, और उसके बाद 13 से लेके 18 तक क्या है, पी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक भी सारा का सारा 3 में ही आता है, ठीक। अब यहाँ सवाल क्या पूछा है, देखो सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि 13 से 18 तक क्या है, तो 13 से 18 तक कौन आता है, पी ब्लॉक का तत्व है। तो आंसर क्या देंगे, पी ब्लॉक, हो गया, समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व क्या है, तो 3 से 12 कौन आता है, डी ब्लॉक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ब्लॉक, आंसर सी, मिल गया आंसर। तो एक चीज याद रखना है, फटाफट ये सब क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, परमाणु संख्या 15 वाला तत्व आवर्त सारणी के है ना दीर्घ रूप से किस आवर्त में, आवर्त से संबंधित है। देखो क्या कह रहा है, परमाणु संख्या 15, इंग्लिश में समझ लो, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल।
एटॉमिक नंबर 15 जो है वो कौन से पीरियड में पाया जाएगा। तो देखो जब भी पीरियड निकालने देना कि कौन से पीरियड का है, सीधा क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखना कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट तक गया है। जिस ऑर्बिट तक आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है, जिस ऑर्बिट तक आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है वही उसका पीरियड होगा। तो अब उसको देखो कैसे बताएंगे हम लोग, तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख करके आराम से बता देंगे। देखो लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर है 15। अब 15 का देखो कैसे लिखेंगे, 15 का 1s2 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी को डाउट है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का भी हम एक वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, है ना। मेरा जो यूट्यूब चैनल था उसमें मिल जाएगा वो, ठीक है, स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री क्लासेस में, वहाँ देख लेना अगर दिक्कत है तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आता है 3s2 और तब आता है 3p। तो देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो विन्यास इसका जो लिखे हम लोग, क्या लिखे, पहला कक्षा में 2, फिर दूसरा कक्षा में 8 और फिर 5। तो आखिरी देखो कितना कक्षा तक गया, 3 कक्षा तक गया। तो अगर 3 कक्षा तक गया है तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा, 3 होगा। कौन से पीरियड में मिलेगा, ये 3rd में मिलेगा। तो आंसर क्या देंगे हम लोग, 3। समझ में आया। तो पीरियड क्या हो गया इसका, पीरियड 3rd पीरियड में पाया जाएगा ये, है ना। कौन है, 15 15 यानी कौन हो गया, फास्फोरस। तो फास्फोरस वर्ग आवर्त 3 में मिलेगा। चलो बन गया ये क्वेश्चन। उसी प्रकार से देखो ये क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 20 वाला तत्व आवर्त सारणी के है ना किस आवर्त में संबंधित है। अब परमाणु संख्या 20 कह रहा है, एटॉमिक नंबर 20। देखो अगर यहाँ पर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी याद है तो उससे भी हो जाएगा। 20 का क्या होता है, 2 8 8 2, ये ना होता है 2 8 8 2। तो देखो कहाँ तक गया, चौथा कक्षा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 ऑर्बिट तक गया है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो गया आंसर। उसी तरह से आगे देखो, आगे कह रहा है परमाणु संख्या 17 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 17, अब 17 कौन से ब्लॉक का है, एस पी डी की एफ। अब देखो जब ब्लॉक देगा ना क्या करना है, वैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है देख लेना, एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया डी, एफ में गया तो एफ ब्लॉक। तो हम लोग लिख लेते हैं। 17 कह रहा है, देखो 17 1s2 2s2 2p6 3s2, तब 3p में जाता है, 2 2 4 6 10 10 2 12 और 12 और 5 17। तो आखिरी देखो कहाँ गया, p में गया। तो आखिरी अगर p में गया है तो ये कौन सा ब्लॉक का हो गया, p ब्लॉक का। तो आंसर क्या देंगे, p ब्लॉक। ठीक है, हो गया, आसान है ये भी। उसी तरह से देखो परमाणु संख्या 24 वाला तत्व किससे संबंधित है। अब 24 कह रहा है यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 24 का लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद कौन आता है, 4s आता है और तब आता है 3d, है ना। यही उसका क्रम होता है, ऊर्जा का क्रम यही है इसका। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, तो इसमें होता है 2, बचा हुआ 4 इसमें जाता है, क्रोमियम का 24 हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस याद रखना कि कभी भी डी में 4 या डी में 9 नहीं होता है। अगर डी में 4 हो गया ना तो वो क्या करेगा, बगल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेके यहाँ 5 कर लेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तब उस स्थिति में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे। तो ये हो जाएगा इसका विन्यास। और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो अरेंज कर देते हैं इसको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, पहले लिख देते हैं 5, फिर 4s1। तो आखिरी कहाँ तक गया है, 4 तक गया है ना। तो जब आखिरी 4 तक गया है तो इसका मतलब ये कौन से आवर्त में होगा। अच्छा ब्लॉक पूछा है, परमाणु संख्या 24 ब्लॉक पूछा है, पी ब्लॉक। तो कौन से ब्लॉक पे गया, आखिरी किस में गया था देख लो। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल में गया, डी कक्षक में। तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का हो गया। तो आंसर मिल गया यहाँ पे डी ब्लॉक। आंसर क्या देंगे, डी ब्लॉक। डन, ठीक है। बहुत आसान है चैप्टर, है ना, बहुत आसान है, तत्वों का वर्गीकरण बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें मिलता है हम लोगों को। देखो सारा क्वेश्चन जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बन जाता है इसका। देखो उसके बाद क्या कह रहा है, परमाणु संख्या 34 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है। अब 34 दे दिया है, ठीक है। अब 34 का विन्यास लिख के देख लो। 34 का विन्यास लग रहा है बहुत बड़ा है विन्यास 34। तो देखो क्रम अगर याद नहीं रहा तो ट्रिक जो बताए थे वो ट्रिक से याद रखना। हम लिखते हैं देखो 34 का, तो ट्रिक क्या था, देखो ट्रिक याद है कैसे बताए थे, एस पी डी और एफ होता है। ठीक, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले एस से, एस लिखे,
फिर एक बार और रिपीट किए, एस लिखे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पी से इधर आते हैं, पी एस लिखते हैं, पी एस लिखे, फिर एक बार और लिख देते हैं, पी एस, हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ से इधर लिखते हैं डी पी एस, डी पी एस, फिर एक बार रिपीट करते हैं तो डी पी एस होता है। खैर उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, 34 ही तो है, तो इतना ही दूर के हम छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद क्या करना, एस पहला से स्टार्ट है, ये दूसरा ऑर्बिट से, तीसरा से, ये चौथा से, तो एस का आगे 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 लिख दिए। और यहाँ जरूरत है तो 6 लिखेंगे, जरूरत हमको लगता नहीं पड़ेगा। उसके बाद P2 से स्टार्ट है ना, 2 3 4 5 हो गया ये। अब आओ डी में, तो डी कहाँ से है, 3 से स्टार्ट है, तो यहाँ लिखो 3 4 हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखो अब इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे कैसे, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2, फिर एस है 2, पी है 6, एस है 2, पी है 6, एस है 2, डी है तो 10 हो गया। फिर पी है तो 6, एस है तो 2, गिन लेते कितना हुआ पहले, 6 4 10, 10 और 10 20 30, ज़्यादा लिख दिया ना, 4 ही रहेगा यहाँ पे, 34, उतना लंबा जाने का ही नहीं था, है ना, यहीं पे हो गया। यहाँ तक कितना हो गया, 30 हो गया। तो और जो बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, हो गया 34। देखो 2 2 4 6 10, 10 20 30 और 4 34। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, देखो पी पे गया, तो पी पर गया है, तो कौन सा ब्लॉक का हो गया ये, पी ब्लॉक, वही पूछा है ना, तो आंसर देंगे हम लोग पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। समझ में आया, ठीक है। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा है ना, ये Mg2 प्लस Al 3 प्लस, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार हम लोग क्लास वगैरह में बनाए हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा सबसे छोटा है, देखो जब भी परमाणु को बड़ा और छोटा निकालना है तो याद करो क्या बताए थे, सबसे पहले विन्यास लिखना, इलेक्ट्रॉन्स कितना है देखना, विन्यास लिखना, जिसमें कक्षा कम होगा उसका आकार छोटा होगा, जिसमें कक्षा ज़्यादा होगा उसका आकार बड़ा होगा, ठीक। और अगर कक्षा का संख्या समान हो गया, कक्षा का संख्या अगर समान हो गया तो उसमें क्या याद रखना कि जिसका परमाणु संख्या, ध्यान से सुनो, जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसका आकार छोटा होगा, और परमाणु संख्या जिसका कम है उसका आकार बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो निकालते हैं, पूछा जा रहा है इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा और सबसे, अच्छा ये वाला नहीं है, ये वाला है, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है ये पूछा गया है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, Mg2 प्लस, Al और Al 3 प्लस, ये 4 ऑप्शन है। अब कैसे बनाएंगे देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा 12, इसमें कितना मिलेगा 12 में से 2 घट गया 10, इसमें कितना है 13, इसमें से 13 में से 3 घट गया 10 हो गया। अब सबसे पहले विन्यास लिखना, 2 8 2, इसका हुआ 2 8, इसका हुआ 2 8 3, इसका हो गया 2 8, ठीक। अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा 3 कक्षा है, यहाँ पे दिख रहा 2 कक्षा, यहाँ पे दिख रहा कितना 3 कक्षा, यहाँ पे दिख रहा 2 कक्षा, ठीक। अब इसमें होता क्या है देखो, तो इसमें छोटा पूछा है, तो छोटा मतलब ये दोनों तो पहले ही हट गया, आउट, क्या ऑप्शन से तीनों दोनों खत्म, क्योंकि दो तो इसमें साफ साफ दिख रहा 3 3 कक्षा, यहाँ 2 2 कक्षा है, तो ये तो बड़ा है ही, ये दोनों से हटा दिए उसको। अब यहाँ पर देखना ये दोनों में कौन छोटा होगा, तो देखो क्या बोले थे, जब कक्षा बराबर होगा ना तो देखना परमाणु संख्या किसका ज्यादा है, जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा ना उसका आकार छोटा होगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 और एल्युमिनियम का होता है परमाणु संख्या 13, तो जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा उसका आकार क्या होगा, सबसे छोटा होगा, उसका आकार सबसे छोटा होगा। क्यों होता है, इसका रीजन भी है, क्योंकि इसके केंद्र पर जो है ना 13 प्रोटॉन है, और वो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जबकि यहाँ पे 12 है और ये इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है। तो केंद्र का आवेश जितना ज्यादा रहेगा ना, आकर्षण बल उतना अधिक रहेगा, और वो उसको उतना अधिक बल से अंदर की तरफ खींचेगा, जिस कारण से इसका आकार क्या होता है ना, छोटा हो जाता है, समझे। तो इसलिए सबसे छोटा का आंसर देंगे तो कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है, एल्युमिनियम आयन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो हमें ऑप्शन यहाँ पे छुपा दिए हैं, है ना, कुछ कुछ में ऑप्शन गलत भी दिया हुआ है बुक में, तो अपना देख लेना, उसको करेक्ट कर लेना, हाँ जैसे बता रहे हैं वही सब ऑप्शन है आंसर में। चलो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से, यही क्वेश्चन है ना, ठीक, हाँ, निम्नलिखित में से किस स्पेसीज का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, अभी निकाल लिए हम लोग। देखो अब यहीं पे यही क्वेश्चन तो है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, तो सबसे छोटा हो गया Al 3 प्लस, Al 3 प्लस सबसे छोटा। अब पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो चलो अब बड़ा कौन होगा, तो बड़ा तो अब ये और ये दो में से कोई एक होगा,
क्या यही दो में से कोई एक बड़ा होगा। अब ये दोनों में बड़ा कौन है कैसे चेक करेंगे, तो बस वैसे ही इसका परमाणु संख्या कितना 12, इसका परमाणु संख्या कितना 13, कक्षा 3, एक का 12 एक का 13, तो इसका मतलब ये 13 अगर है तो ये छोटा है और ये बड़ा है। समझ में आया, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, क्योंकि परमाणु संख्या जिसका ज्यादा होगा उसका आकार छोटा होगा। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया मैग्नीशियम और सबसे छोटा एल्युमिनियम आयन। तो आंसर क्या देंगे, बड़ा सबसे Mg और छोटा सबसे Al3+। तो देखो ऑप्शन में दिया होगा Mg और Al3+, कहाँ पे है ऑप्शन, Mg और Al3+। हम लोग का आंसर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए होगे है ना, उम्मीद है। रिकॉर्डेड क्लास में एकदम फटाफट फटाफट बोलना पड़ जाता है ना, ऑनलाइन में हम लोग थोड़ा सा गपशप भी कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज प्रॉब्लम कुछ हुआ होगा इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कनेक्ट करते हैं फिर नहीं होता, फिर बेकार का टाइम वेस्ट है। सोचे फटाफट रिकॉर्ड करके हम डाल देते हैं, तुम लोग रिकॉर्डेड ही देख लो, ठीक है। कल से लाइव में रहेंगे, रात में प्रॉब्लम कर रहा है हमको आई थिंक। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। तो सबसे बड़ा किसका है, Mg2+, Al3+। तो सबसे बड़ा कौन निकालें अभी हम लोग, Mg का निकाल लेते हैं। चलो उसी से ये भी बन गया। चलो 32 में आते हैं। लिथियम की समूह संख्या है ना, लिथियम की समूह संख्या है 2, 1 या 3। देखो हिंदी मीडियम में समझ गए, इंग्लिश में तुमको समझ में नहीं आया होगा, इंग्लिश वाले को देख लो इंग्लिश वाला क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 32 किधर है, 32 कह रहा है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज। अब आ गया समझ में, लिथियम का ग्रुप पूछा गया है ना, ग्रुप पूछा गया यानी वर्ग पूछा गया है। तो लिथियम का कौन सा वर्ग में पाया जाता है, याद आया, वर्ग 1 हीलियम, उसके नीचे क्या होता है लिथियम, अभी बताए ना। तो हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो वर्ग 1 का तत्व है। ठीक है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, ग्रुप 1। चलो हिंदी में भी ऑप्शन मार ही देते हैं, ग्रुप 1। ठीक, उसी तरह से देखो Br की समूह संख्या है, ब्रोमीन किसका समूह संख्या है। तो देखो ये सब जो है ना, ये सब कुछ फेमस एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पता है ना अभी, वर्ग 17। तो वर्ग 17 में मिलेगा हम लोग को हैलोजन वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये चारों जो है ना वर्ग 17 का तत्व है, तो बहुत फेमस वर्ग है ये भी, तो इसलिए क्वेश्चन इससे मिलेगा हम लोग को। तो ब्रोमीन कौन से वर्ग में है, 17 में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो मिल गया। उसके बाद देखो शून्य समूह का तत्व कौन सा है ना, शून्य समूह का तत्व कौन सा है। अब बताओ तो शून्य समूह कहाँ से आ गया भाई, हम लोग तो पढ़े थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से लेके 18 तक। अब यहाँ पूछ दिया 0, अब 0 किसका हो गया। तो देखो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ना 0 हुआ करता था, 0 हुआ करता था। तो इंग्लिश में भी दिखा देते हैं कि विच ऑफ द एलिमेंट इज अ ग्रुप 0। तो ग्रुप 0 जो कहा गया था ना वो ग्रुप 18 को कहा जाता है, ग्रुप 18 को। ठीक है, तो ग्रुप 18 मतलब कौन सा हो गया, जो नोबेल गैस है, अक्रिय गैस। तो यहाँ पे देखा ध्यान से, कैल्शियम, ब्रोमीन, हीलियम और लिथियम, तो कौन सा हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ग्रुप 0 लिख देगा तो ग्रुप 18 जो होता है वही ग्रुप 0 है, आंसर उसी को मारना है। ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ते हैं। चलो 34 हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निकल, निकल है क्या है, निकल डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, किन में से कोई नहीं। बहुत फेमस है ये भी तत्व है ना, निकल सब जानते हैं हम लोग। निकल का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 तक तो याद रखना ही है। 30 तक में क्या याद रखना कि है ना, 30 तक, 30 तक का एकदम याद रखना है। तो 30 तक में निकल आ जाता है अंदर में, क्या याद आया। आयरन का होता है 26, आयरन के बाद कौन आता है, कोबाल्ट, और उसके बाद आता है निकल, यानी ये 27 और ये 28, और ये पूरा का पूरा क्या, ये सब डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, स्कैडनियम परमाणु संख्या 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके 30 तक के बीच में क्वेश्चन जो रहेगा तो वो हमेशा डी ब्लॉक होगा, और 21 से 30 तक ही सिलेबस में है, तुम लोग का 30 तक ही करना है, इसलिए टेंशन है नहीं। तो आंसर क्या मारोगे, डी ब्लॉक, मिल गया आंसर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कौन सा ब्लॉक का है, एटॉमिक नंबर 12, लिख के देख लो, 12 बहुत दूर नहीं है, 12 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया, 10 और 2 12, कहाँ गया, एस में गया,
कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। हो गया क्या? आसान है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद देखो, एल्युमिनियम आवर्त सारणी की किस ब्लॉक से संबंधित है? एल्युमिनियम क्या हुआ? जस्ट इसके बाद 13, एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद आता है 3p1, तो आखिरी कहाँ गया? पी पे गया, तो पी ब्लॉक। हो गया आंसर, ठीक है। अब पूछा गया सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम क्या है? 11, और ऐसे ही पता है सोडियम वर्ग 1 में है, वर्ग 1 कौन सा है? एस ब्लॉक है, वर्ग 1 एस ब्लॉक है, तो फटाक से आंसर मारो, याद रहा, और नहीं याद रहा तो लिख के देख लेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, आखिरी कहाँ गया? एस में गया, तो एस ब्लॉक मार दी। क्या? 39 देखो, आयरन, आयरन आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित थे? तो आयरन अभी बताए ना, डी ब्लॉक। हो गया। 40 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पी ब्लॉक तत्व है? अब इसमें से पी ब्लॉक का कौन सा है? सोडियम पता है, ये एस ब्लॉक का है। ये क्या है? कॉपर, डी ब्लॉक का है। जिंक क्या है? डी ब्लॉक का है। कौन हो गया पी ब्लॉक का? एल्युमिनियम, अभी निकाले ना, एल्युमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, ये जो हिंदी में समझ में आ जा रहा है उसको हम इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं ना, इंग्लिश वाला कुछ अलग रहेगा तो वहाँ पे मैं बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। देखो उसके बाद क्या कह रहा है, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है? बात को समझो। अब देखो इसको इंग्लिश वाला समझो पहले। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, चलो 41 का क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। देखो क्यों होता है, अभी हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ठीक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, इसका होता है 1s2, 2s2, 2p4 है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, आयनन ऊर्जा किसको कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी को हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या हो गया, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। और यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है अब कि एक्सेप्शन कैसे ही है, हाँ, कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है, तो नाइट्रोजन से क्या है, ऑक्सीजन छोटा है, नाइट्रोजन बड़ा है, ऑक्सीजन उससे छोटा है, और एटम जितना छोटा होता है ना, उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, आयनन ऊर्जा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस क्या है कि नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। क्यों होता है? उल्टा है यहाँ पे। देखो इसका क्या मेन रीज़न है, इसका रीज़न है ये पी कक्षक। पी कक्षक जो होता है ना, पी ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिटल जो होता है, इसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में एक एक करके फील होगा, जबकि इसके केस में भी क्या है, 3 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 इस तरह से फील होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये हाफ फील्ड होता है, जबकि ये हाफ फील्ड नहीं है। और पी जो ऑर्बिटल है, या पी कहेंगे हम लोग, जो सबसेल है, पी सबसेल में हाफ फील्ड होने के कारण क्या होता है ना, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और इसका स्टेबिलिटी कम होता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग केस है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये कम स्टेबल हो जाता है, कारण ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड नहीं है, मतलब ये अर्ध भरा हुआ है और ये अर्ध भरा नहीं है, तो अर्ध भरा होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, नाइट्रोजन हैज़ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, वही बताए ना, हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ, तो ऑप्शन तो मिल ही गया हम लोग को बी नंबर, तो इसका आंसर यही है, बी नंबर है, ठीक है। हिंदी में क्या ऑप्शन देंगे, देखो पहला दे रहा है कि नाइट्रोजन आकार में छोटा होता है, नाइट्रोजन में अर्ध भरी पी कक्षाएं होती है, तो आधा भरा हुआ होने के कारण ही ऐसा होता है, इसमें भूलना नहीं, हाँ भूलना नहीं इस चीज़ को, ठीक है। और ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, आकार जिसका छोटा होता है उसका आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, ओके। चलो नेक्स्ट 42, देखो 42 नंबर क्या कह रहा है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखो वैद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज्यादा किसका होता है ये पूछा गया है। तो देखो 3 तत्व ऐसा है जिसका वैद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होता है। वैद्युत ऋणात्मकता को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक किसका है, तो 3 का सबसे उच्च होता है, फ्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और ये तीनों में बहुत बार हम लोग डिस्कस किए और पढ़े हैं कि फ्लोरीन का सबसे हाई होता है, तब होता है ऑक्सीजन का और तब होता है नाइट्रोजन का। फ्लोरीन जो तत्व है ये सबसे उच्च वैद्युत ऋणी तत्व होता है, फ्लोरीन भूलना नहीं है, फ्लोरीन सबसे उच्च वैद्युत ऋणी तत्व है। तो इसका आंसर हम लोग वही देंगे, फ्लोरीन। तो सबसे उच्च वैद्युत ऋणी तत्व कौन है, आंसर फ्लोरीन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। अब आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, आयनन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो सबसे कम किसका है। तो याद रखना जिसका आकार सबसे बड़ा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा उसका आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, ठीक है। परमाणु का याद रखना, आकार अगर छोटा है और एक का आकार बड़ा है तो आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इससे आसानी से बाहर निकलेगा, और आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। और इसका क्या कारण है, क्योंकि जब आकार बड़ा होता है तो केंद्र से दूरी ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का दूरी केंद्र से ज़्यादा होता है, और दूरी ज़्यादा होने की वजह से आकर्षण बल दोनों के बीच क्या होता है ना, कम होता है, और इसमें आकर्षण बल दोनों के बीच का ज़्यादा होता है। और एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, है ना, पता है हम लोग को, ये पढ़ चुके हैं कि ऊपर से नीचे जब भी हम लोग वर्ग में आएंगे, कोई भी वर्ग में, है ना, ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो एटम का साइज बड़ा होता है, और एटम का साइज बड़ा होने के कारण आयनन एनर्जी का मान घटेगा, आयनन एनर्जी का मान घटेगा। और बाएं से दाएं जब जाते हैं ना तो परमाणु का आकार छोटा होता है, और जब आकार छोटा होता है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रहा है ऑप्शन में, पहले देखो ऑप्शन में दे रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनन एंथैल्पी सबसे कम है। तो सबसे कम वही होगा जिसका आकार बड़ा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा। तो देखो कैसे समझेंगे, आराम से बताएंगे इसका। 12, 13, 14 और 20 एक ही ग्रुप का है, ठीक है। क्या क्या है, एटॉमिक नंबर 12, 13, 14 और 20 का है। और पता है हम लोग को कि लेफ्ट से राइट, अच्छा रुको एक मिनट, इसमें तो कक्षा ही अलग हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो होगा ना, जो सबसे बड़ा होगा उसका आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। बहुत आसान है ये वाला ऑप्शन। तब अब देखो निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनन एंथैल्पी सबसे कम है, तो सबसे बड़ा जो होगा। अब कैसे समझेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है, हम विन्यास लिखते हैं। 2, 8, 2, इसका हो जाएगा 2, 8, 3, इसका हो जाएगा 2, 8, 4, और इसका हो जाएगा 2, 8, 8, 2। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये और ये तीनों में 3-3 कक्षा है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, इसमें 4 कक्षा है। तो 4 कक्षा है यानी सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा जो रहेगा ना उसका आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, यानी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा, एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम छोड़ेगा। तो इसमें से सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन हो गया हम लोगों का कैल्शियम, ऑप्शन हो गया कैल्शियम। समझ में आ गया, आसान था ये भी। आगे देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन में से किस तत्व की, है ना, इलेक्ट्रॉन, है ना, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लंब एंथैल्पी सबसे अधिक है। ठीक, चलो हिंदी में समझ में नहीं आया होगा इंग्लिश मीडियम वाले को, ये इंग्लिश में समझो। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट किसका है। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या उसको समझो। जब कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, उस समय वो एनर्जी को छोड़ता है। ठीक है, तो जितना एनर्जी जो ज़्यादा छोड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सॉरी उसका क्या है, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, मतलब जो जितना ज़्यादा छोड़ेगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना हाई है। ठीक है, यहाँ से समझो क्या करें, बहुत सारा तत्व ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हमेशा धातु में होता है, नॉन मेटल में। तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई आकर्षित करता है ना, अपनी तरफ खींचता है, तो उस समय एनर्जी क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जितना ज़्यादा एनर्जी उत्सर्जित करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, इसमें से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की क्लोरीन। ठीक, तो याद रखना इसमें ये क्षमता क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऐसे बोलोगे सर फ्लोरीन का वैद्युत ऋणात्मकता सबसे हाई है, फ्लोरीन का वैद्युत ऋणात्मकता सबसे हाई, इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता। लेकिन इससे ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके जो एनर्जी जो उत्पन्न करता है वो हाईएस्ट कौन करता है,
तो क्लोरीन करता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। क्यों होता है इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे तो बहुत लंबा ये हो जाएगा, बट अभी फिलहाल याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाई किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। फ्लोरीन से भी ज़्यादा क्लोरीन का होता है, क्लोरीन के बाद होता है फ्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन का होता है, ठीक है। और ये भी कॉन्फ़िगरेशन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम इज कॉल्ड। देखो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट फिर दे दिया है तो आंसर हम बता देते हैं यहाँ पे कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी, उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। देखो हिंदी में भी देख लो, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, कह रहा है कि किसी निकाय से जुड़ी कुल ऊर्जा कहलाती है, तो कुल ऊर्जा को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 46 नंबर। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा है। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है ये पूछा गया है, आराम से बनाएंगे। बड़ा के लिए क्या करेंगे, विन्यास लिखेंगे। देखो अभी बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसका परमाणु संख्या 11, इसका 12, इसका होता है 19, इसका होता है 20, होता है 19 और 20। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले विन्यास लिख लेते हैं, कौन सबसे बड़ा है ये पूछा जा रहा है। चलो लिख लेते हैं, क्यों हट गया, चलो तो देखो ये दोनों तो ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। सोडियम और मैग्नीशियम है जैसे, ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरा है पोटासियम और कैल्शियम। देखो इसका 11, इसका 12, इसका 19 और इसका 20। अब समझो इसको, विन्यास लिखते हैं पहले, 2 8 1 2 8 2 2 8 8 2 2 8 8 1, ठीक, यही है। अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है, अब इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है मतलब सबसे बड़ा तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये तो 3 3 कक्षा वाला दोनों को हटाई दो ऑप्शन में, अब बचा 4 4 वाला, तो इसमें भी 4 कक्षा और इसमें भी 4 कक्षा। अब यही दो में से कोई एक छोटा और एक बड़ा होगा क्या, अब इसमें से सबसे बड़ा दोनों में से कोई एक होगा। अब सबसे बड़ा इसमें से कौन होगा, कैसे पहचानेंगे, तो बोले थे ना एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, और जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसका आकार छोटा होगा, तो यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटासियम। मिल गया ना आंसर, तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसका, कौन है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है पोटासियम, ठीक है। तो पोटासियम यहाँ पे सबसे बड़ा तत्व है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 47 नंबर पे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होती है क्योंकि, एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होती है क्योंकि, इंग्लिश में समझो क्या कह रहा है 47 नंबर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड बिकॉज। मतलब क्या हुआ, बाएं से दाएं जब हम लोग जाते हैं, है ना, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो आकार क्या होता है, परमाणु का छोटा होता है। तो क्यों होता है, तो याद है बताए थे कि लेफ्ट से राइट जाने पे आकार घटेगा, और वो इसलिए घटेगा क्योंकि केंद्र का आवेश यहाँ पे बढ़ता है, परमाणु संख्या में वृद्धि होने के कारण ऐसा होता है, केंद्र आवेश इसका बढ़ जाता है जिस कारण से ये ज़्यादा बल से खींचना शुरू कर देता है, ठीक। अब ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो ऑप्शन कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बिल्कुल होता है। नंबर ऑफ सेल डिक्रीजेस, सेल डिक्रीज नहीं होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। नन ऑफ दिस, तो पहला ही तो ऑप्शन मिल गया हम लोग को। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, केंद्र आवेश जो होता है ना वो बढ़ता जाता है, और केंद्र आवेश जब बढ़ेगा ना तो वो ज्यादा बल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और उस कारण से क्या होता है, आकार हमेशा छोटा होता है। याद रखना इसको, ठीक है। तो यानी क्या हो गया इसका आंसर हम लोग का, नाभिक आवेश बढ़ता है। 47 का आंसर नाभिक आवेश बढ़ता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या सूचित करती है, आवर्त की संख्या सूचित करती है किसको, परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, मुख्य क्वांटम संख्या को, कि दिगांशी क्वांटम संख्या को। ये भी जो है ना पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दे दिया है, तो यहाँ पर फिर भी समझ लो इसको, इंग्लिश में भी देख लो पहले। 48 नंबर क्या कह रहा है, 48 कह रहा है कि इन अ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। तो पीरियड जो होता है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये किसको दर्शाता है,
तो वो दर्शाता है हमारा किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मुख्य क्वांटम संख्या को। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी एक बार और मिला था हम लोगों को, तो इसका आंसर क्या देंगे, 48 का आंसर मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। चलो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 49 में, निम्नलिखित में से किस स्पेसीज में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किस में है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ दो, हिंदी वाला नहीं समझ पाया होगा तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई किसका है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित जब करता है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को त्यागता है, तो वो सबसे ज्यादा किस में है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है, एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, एक O- है, एक Na+ है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। ठीक है, चलो क्योंकि फ्लोरीन का वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ही क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होता है वो भी सबसे हाई होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता सबसे हाई होता है इसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट चार्ज दिया हुआ है इसमें, वेट चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, एक मिनट, कौन सा चार्ज था, जस्ट वेट, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, एक बार देख लेते हैं, इसका भी प्रिंटिंग सही है इसमें। 49, निम्नलिखित में से किस स्पेसीज में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता सबसे अधिक किसका होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर F-, ऑलरेडी F- है, तो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये नहीं खींच पाएगा, ये नहीं खींच पाएगा क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर है पॉजिटिव, ध्यान रखो यहाँ पर है पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव चार्ज है Na+ है, तो Na+ है मतलब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, और छोड़ दिया तो ये भी स्थिर हो गया, ये भी स्थिर हो गया। बचा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता सबसे ज्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो बी होगा यहाँ इसका ऑप्शन 49 का, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। ये क्यों नहीं हुआ, फ्लोरीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी दे दिया यहाँ पे। जब नेगेटिव चार्ज दे दिया है, तो जब पहले से इस पे मान लो किसी पे पहले से नेगेटिव चार्ज है और कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल कर देगा, तो रिपल्सन यहाँ वर्क करेगा, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। हम लोग को क्या करना होगा ना, अब अगर इलेक्ट्रॉन उसमें डालना है ना, तो बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करेगा। तो इस वजह से ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। Na+ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को तो ये छोड़ चुका है, छोड़ के स्टेबल हो गया ये, तो बचा कौन, ऑक्सीजन, एक अधातु है और ये इलेक्ट्रॉन को आराम से ले सकता है, तो सबसे ज्यादा O का देना है आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। क्या क्या ऑप्शन है, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं इसका ऑप्शन है ना, हिंदी में सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, अब इसमें से किसका सबसे ज्यादा है, तो अभी बताए ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन। जब ऑप्शन में आ गया तो क्लोरीन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोगे क्लोरीन। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग आज 50 क्वेश्चन कर दिए हैं, इसको भी हम है ना अपलोड कर देंगे, लाइव नहीं ले पाए हैं। ठीक है, और इसके बाद 51 से लेकर के बाकी जो क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। इसमें कोई डाउट्स होगा तो कल तुम लोग पूछ भी लोगे, तो हम आराम से बता भी पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डेड हम डाल रहे हैं, बट टाइम देख लेना तुम लोग, टाइम निकाल करके, है ना। और कल हम लोग लाइव आएंगे, जो इसमें दिक्कत होगा तो उसको बोल देना, उस समय उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट और बढ़िया से स्टडी करो।